हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी आज की इस न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए हिस्टोरिकल टॉपिक के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि की। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है काजी नजरुल इस्लाम। आज हम बात करेंगे काजी नजरुल के जन्म स्थान, उनका पहला जीवन, उनका सैनिक जीवन, सांगवादिक जीवन कैसा रहा, पारिवारिक जीवन कैसा था, उन्हें क्यों विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी लिखी कुछ कविताएं, संगीत, कहानी इत्यादि के नाम भी जानेंगे। साथ ही चलचित्र और उन्हें क्या क्या सम्मान दिए गए, भारत बांग्लादेश में वो कितने प्रसिद्ध थे इत्यादि इस वीडियो में हम जानेंगे। 1899 के 24 मई को इनका जन्म हुआ। वह एक भारतीय तथा बांग्लादेशी कवि थे, साथ ही लेखक और संगीतकार भी थे। उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है। पहले शुरू करते हैं उनके परिचय से, उनका जन्म स्थान और उनका पहला जीवन कैसा था। नजरुल का जन्म एक दरिद्र मुस्लिम परिवार में हुआ। जहाँ वो जन्मे थे उस गांव का नाम था चुरुलिया गांव, जो कि बर्धमान जिले में आसनसोल के पास पड़ता है। ये बर्धमान जिला भारत के पश्चिम बंगाल प्रदेश में है। उनकी प्राथमिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा के रूप में हुई थी। किशोर अवस्था में विभिन्न थिएटर दलों का काम करते करते इन्होंने कविता, नाटक, साहित्य के संबंध में कुछ ज्ञान प्राप्त किया था। इनके पिता फकीर अहमद स्थानीय मस्जिद के इमाम और मकबरे के रखवाले थे। नजरुल के 3 भाई थे। सबसे छोटे थे काजी अली हुसैन। इसके अलावा उनके 2 बहनें थीं। काजी नजरुल इस्लाम का उपनाम। इनकी शिक्षा शुरू हुई थी एक मकतब से। मकतब मतलब मस्जिद द्वारा संचालित मुस्लिम धार्मिक स्कूल। यहीं पे उन्होंने कुरान, इस्लाम, दर्शन और इस्लामी धर्मशास्त्र का अध्ययन शुरू किया। 1908 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। तब वह केवल 9 वर्ष के ही थे। पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक कठिनाइयों के कारण उनकी शिक्षा बाधित हुई। उनकी शिक्षा में बाधा पड़ा और उन्हें महज 10 साल की उम्र में जीविका कमाने के लिए काम करना शुरू करना पड़ा। इन्होंने मकतब से निम्न माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में उसी मकतब में अध्यापन भी शुरू किया। वह मस्जिद में मुअज्जिन के रूप में काम करने लगे। इन कार्यों के माध्यम से वे कम उम्र में ही इस्लाम के बुनियादी अनुष्ठानों के इतने करीब हो गए थे, जिसने उनके बाद के साहित्यकारों में बहुत प्रभाव डाला। कहा जा सकता है कि उन्होंने बंगाली साहित्य में इस्लामी विचारधारा का प्रचलन शुरू किया था। नजरुल मकतब, मस्जिद और दरगाह के काम में ज़्यादा समय तक नहीं रहे। कम उम्र में ही उनकी लोक कला में रुचि हो गई। लेटो मंडली में शामिल हुए। ये लेटो मंडली एक थिएटर मंडली थी जो बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कविता, गीत और नृत्य इत्यादि प्रदर्शित करती थी। इनके चाचा काजी बाजले करीम चुरुलिया क्षेत्र में लेटो समूह के एक प्रमुख उस्ताद थे और अरबी, फारसी और उर्दू में पारंगत भी थे। इसके अलावा मिश्रित भाषाएं में भी गीत लिखते थे। ऐसा माना जाता है कि नजरुल लेटो बाजले करीम के प्रभाव में पार्टी में शामिल हुए थे। लेटो समूह में साहित्यिक अभ्यास शुरू किया इन्होंने। वह इस समूह के साथ विभिन्न स्थानों की यात्रा करते, उनके साथ अभिनय सीखते और उनके नाटकों के लिए गीत और कविताएं भी लिखते। अपने कार्य और अनुभव के आधार पर इन्होंने बंगाली और संस्कृत साहित्य का अध्ययन शुरू किया। इसके साथ ही इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों अर्थात पुराणों का अध्ययन भी जारी रखा था। छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपने थिएटर ग्रुप के लिए कई लोकगीतों की रचना की। इनमें चासर संग,
सुकनिवाद, राजा युधिष्ठिर का संग, दाता कर्ण, अकबर बादशाह, कवि कालिदास और राजपुत्र गानसाल। एक और मस्जिद, दरगाहों और मकतब का जीवन, तो दूसरी ओर लेटो दल के विविध अनुभवों ने नजरुल के साहित्यिक जीवन के कई तथ्य प्रदान किए। नजरुल ने काली देवी के बारे में कई श्यामा गीत भी लिखे थे। आइए बात करते हैं काजी नजरुल इस्लाम के सैनिक जीवन की। अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इन्होंने कराची छावनी में अपना सैन्य जीवन शुरू किया था। 1917 के अंत से लेकर मार्च अप्रैल 1920 तक लगभग 2.5 साल तक वो सेना में ही रहे थे। इस दौरान वे एक सामान्य सैनिक कॉर्पोरल से क्वार्टर मास्टर हवलदार के पद तक पहुंचे। रेजिमेंट के पंजाबी मौलवी से उन्होंने फारसी भाषा सीखी। इसके अलावा उन्होंने अपने साथी सैनिकों के साथ विभिन्न स्थानीय और विदेशी संगीतों वाद्य यंत्रों के साथ संगीत का अभ्यास भी जारी रखा। कराची छावनी में रहते हुए नजरुल ने जो रचनाएं पूरी की, उनमें बॉन्डुलर आत्म कहानी उनकी पहली गद्य रचना थी। मुक्ति उनकी पहली प्रकाशित कविता। वे कोलकाता में विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं के ग्राहक भी थे। इनमें प्रवासी भारतवर्ष, भारती, मानसी इत्यादि साहित्यिक पत्रिका शामिल है। इस समय उनके पास रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और फारसी कवि हाफिज की कुछ किताबें थी। इस स्रोत से ये कहा जा सकता है कि नजरुल की साहित्यिक साधना इसी कराची छावनी में ही शुरू हुई थी। सैनिक रहते हुए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। उस समय नजरुल की सेना इराक जाने वाली थी, लेकिन जब युद्ध बंद हो गया तो वह फिर बाहर नहीं। 1920 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो 49वीं बंगाल रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। आइए अब बात करते हैं काजी नजरुल इस्लाम के सांगवादिक जीवन की। युद्ध के बाद नजरुल कोलकाता आए और 32 नंबर कॉलेज स्ट्रीट के बंगीय मुस्लिम साहित्य समिति के ऑफिस में रहना शुरू किया। इस समिति के अन्यतम कर्मकर्ता मुजफ्फर अहमद भी उनके साथ रहते। यहीं से साहित्य सांगवादिकता जीवन इन्होंने शुरू किया था। यहाँ से उनके साहित्यिक पत्रकारिता के मुख्य कार्य शुरू हुए। शुरुआत में उनके कुछ लेखन मुस्लिम इंडिया, बंगाल मुस्लिम साहित्य पत्रिका, उपासना प्रभृति पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। इनमें से उपन्यास बांधनहारा, कविता बोधन, सातुल आरफ, बादल प्रातिर शौरार, आगमनी, कुर्बानी, मोहरम, ये सब लेख शामिल थे। बंगीय मुस्लिम साहित्य समिति के ऑफिस में ही इनका परिचय हुआ कुछ व्यक्तियों से, जिनमें काजी मोताहार हुसैन, काजी अब्दुल उदुद, मोहम्मद सहीदुल्लाह प्रमुख शामिल थे। इनमें से काजी मोताहार हुसैन के साथ नजरुल की दोस्ती कुछ गहरी हो गई। 1920 के 12 जुलाई को नवजुग नामक एक दैनिक पत्रिका प्रकाशित हुई। असहयोग और खिलाफत आंदोलन के बारे में प्रकाशित ये पत्रिका थी, जिसके संपादक फजलुल हक थे। इस पत्रिका में नजरुल पत्रकारिता का काम शुरू किया। उसी वर्ष इन्होंने इस अखबार में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था मुहाजिरीन की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है, जिसके लिए अखबार की जमानत जब्त कर ली गई और नजरुल पर पुलिस की निगरानी भी शुरू हो गई थी। हालांकि पत्रकारिता के माध्यम से उन्हें तत्कालीन राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों को देखने का अवसर मिला था। साथ ही उन्हें मुजफ्फर अहमद के साथ विभिन्न राजनीतिक बैठकों और समितियों में भाग लेकर राजनीति में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी मिला था। छोटे छोटे आयोजनों के माध्यम से कविता और संगीत का भी अभ्यास वो किया करते।
तो ये थी उनके सांगवादिक जीवन की बात। अब आइए बात करते हैं इनके पारिवारिक जीवन की। 1921 के अप्रैल-जून के आसपास नजरुल की मुलाकात मुस्लिम लिटरेटरी सोसाइटी के कार्यालय में पुस्तक प्रकाशक अली अकबर खान से हुई। उसके साथ वो सर्वप्रथम कुमिल्ला में विरजा सुंदरी देवी के घर आए। यही उनकी मुलाकात प्रमिला देवी से हुई, जिनसे उन्हें पहले प्यार हुआ और बाद में उन्होंने शादी कर ली। हालांकि इससे पहले नजरुल की शादी अली अकबर खान की बहन नरगिस असर खानम से तय हो चुकी थी। विवाह अनुबंध तय होने के बाद कावीन के दामाद के नजरुल के घर रहने की शर्त को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि नजरुल ने घर के दामाद के रूप में रहने से इनकार किया था और विवाह संपन्न होने से पहले ही नरगिस को छोड़कर कुमिल्ला शहर में विरजा सुंदरी देवी के घर चले आए थे। उस समय नजरुल बहुत बीमार थे और प्रमिला देवी ने उनकी देखभाल भी की और अंत में उन दोनों की शादी हो गई। नजरुल साम्यवाद के अग्रदूत थे। मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने अपने चारों बच्चों का नाम बंगाली और अरबी फ़ारसी दोनों में ही रखा, अर्थात कृष्ण मोहम्मद, अरिंदम खालिद या बुलबुल, काजी सव्यासाची और काजी अनिरुद्ध। अब आइए जानते हैं कि इन्हें विद्रोही कवि क्यों कहा जाता है। आपने सुना ही होगा विद्रोही कवि काजी नजरुल। उस समय असहयोग आंदोलन ने पूरे देश में ज़बरदस्त उत्साह पैदा किया। नजरुल कुछ दिनों के लिए कुमिल्ला से दौलतपुर में अली अकबर खान के घर पर रहने चले आए और 19 जून को कुमिल्ला लौट गए। यहाँ रहने के दौरान वे एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए। उनका मुख्य काम जुलूसों और सभाओं में शामिल होकर गाना गाना था। उस दौरान उन्होंने जो गीत रचे और संगीतबद्ध किए। 1921 के नवंबर में वह कुमिल्ला लौट आए। 21 नवंबर को अखिल भारतीय हड़ताल हुई। इस अवसर पर नजरुल फिर से सड़कों पर उतरे। उन्होंने पूरे शहर में असहयोग जुलूस निकाला और गाया भी था। इस समय की नजरुल की कविता, गीत और निबंध में विद्रोह की भावना प्रकट होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण विद्रोही कविता है। ये विद्रोही कविता 1922 में प्रकाशित हुई और पूरे भारत के साहित्यिक समुदाय में ये प्रसिद्ध हो गई। इन्हीं सब आचरणों के कारण इन्हें विद्रोही कवि कहा जाता है। उपयोग करना उचित समझा। बेशक डॉक्टर ब्रेन ने इसका विरोध किया था। इस समय नजरुल की मेडिकल रिपोर्ट वियना की प्रसिद्ध डॉक्टरों के पास भेजी गई। इसे यूरोप के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी भेजा गया। इस समय नजरुल की रिपोर्ट जर्मनी के बान विश्वविद्यालय के न्यूरोसर्जन प्रोफेसर रोइंगटिजन मैक्किस्क ने इस ऑपरेशन का विरोध किया। वियना के डॉक्टरों ने भी इस ऑपरेशन पर आपत्ति जताई। उन्होंने इस मामले में एक अन्य परीक्षण का सुझाव दिया, जिसमें मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में एक्सरे पर दिखाई देने वाली डाई भरी जाती है, जिससे रक्त वाहिकाओं की तस्वीरें ली जाती हैं। कवि के शुभचिंतकों के निर्णय के अनुसार उन्हें वियना के चिकित्सक डॉक्टर हंस हाफ की देखरेख में भर्ती कराया गया। ये डॉक्टर नोबेल पुरस्कार विजेता चिकित्सक जूलियस वेगनेर के छात्रों में से एक था। कवि का परीक्षण 9 दिसंबर 1953 को किया गया। परिणामों के आधार पर डॉक्टर हाफ ने कहा कि कवि निश्चित रूप से पिक रोग नामक एक तंत्रिका संबंधी विकार से पीड़ित है। इस रोग से प्रभावित लोगों के मस्तिष्क के ललाट और पार्श्व भाग सिकुड़ जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कवि को उनकी वर्तमान स्थिति से उबारना असंभव है। और अंत में 1976 में 29 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई। अब आइए बात करते हैं इनके साहित्यिक कृतियों की। दिसंबर के 1921 में जब वो कुमिल्ला से कलकत्ता लौट रहे थे, तब इन्होंने 2 क्रांतिकारी साहित्यिक कृतियां लिखी। ये दोनों
विद्रोही कविताएं और विद्रोही गीत हैं। इनसे बंगाली कविता और गीतों की शैली पूरी तरह बदल गई। नजरुल को सबसे अधिक लोकप्रियता उनकी विद्रोही कविताओं से ही मिली थी। इसी अवधि के दौरान लिखी गई अन्य प्रसिद्ध कविता कमाल पासा है। ये भारतीय मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन की निरर्थकता पर नजरुल के दृष्टिकोण को दर्शाती है और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक चेतना को प्रतिबिंबित भी करती है। इनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह अग्निवीणा, जो 1922 में प्रकाशित हुई थी। कविता की यह पुस्तक बंगाली कविता में एक नया आयाम बनाने में सक्षम थी और इसके माध्यम से बंगाली कविता की दुनिया में एक बदलाव आया। ऐसी ही जानकारी और रोचक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर किसी हिस्टोरिकल टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए उसकी वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।